money and credit. This is one of the easiest chapter. Chapter 3 economics, one of the easiest chapter of economics of whole 10th you can say. ठीक है, तो आज ही हमारा खत्म हो जाएगा. अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है. The main thing is this is interesting. अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो यहाँ पे आके have you ever wondered why transactions are made in money? So मेन क्वेश्चन पहले ये वाला आता है. ठीक है, और अब आजकल मनी यूज होती है, लेकिन पुराने जमाने में तो मनी यूज नहीं होती थी. तो ओल्ड टाइम में क्या था कि पुराने जमाने में एक सिस्टम था, वो यूज टू कॉल दैट सिस्टम बार्टर सिस्टम. ठीक है, अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी. तो उसमें जिसको जो चीज जरूरत होती है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे. वो आ गया बार्टर सिस्टम. अब यहाँ से हम देखते हैं क्या कर रहा है कि व्हेन, अब यहाँ से करते हैं कि व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय. ये तो डेफिनेशन डबल कोइंसिडेंट वांट की अभी डिस्कस करता हूँ. अब उससे पहले पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम होता क्या था. बार्टर सिस्टम ये था कि इन बार्टर सिस्टम मार्क करना कर लो, 1 मार्क्स डेफिनेशन में आ जाता है ना. ये दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज बार्टर सिस्टम. तो इन बार्टर सिस्टम goods are directly exchanged without use of money. Double constant of want is an essential feature. ये डेफिनेशन है. तो आपको पेपर में आ जाएगा कि ठीक है, इट इज सिस्टम इन वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी. इट इज कॉल्ड डैश. 4 ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों को, तो उसमें बार्टर सिस्टम का ऑप्शन आएगा. फिर वो कह रहा कि जो डबल कॉन्स्टेंट ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम. उसका मतलब क्या होता है? डबल कॉन्स्टेंट मीन्स कि व्हेन बोथ द पार्टीज हैव एग्रीड टू सेल ईच अदर्स कमोडिटीज, सो दिस इज नोन एज डबल कॉन्स्टेंट ऑफ वांट. मतलब अब यहाँ से हम लोग एग्जांपल देखते हैं. अब एग्जांपल वो क्या कह रहा है, एक तो 2 डेफिनेशन आपने अच्छे से लर्न करनी है अपने पेपरों के एग्जाम ऑफ व्यू से. व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हाट इज डबल कॉन्स्टेंट ऑफ वांट. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी. पुराने जमाने में क्या था कि बार्टर सिस्टम होता था. ठीक है, अब लेकिन बार्टर सिस्टम में डबल कॉन्स्टेंट ऑफ वांट होना बहुत जरूरी था. अब वो है क्या, तो वो देखते हैं. तो ट्रांजैक्शंस मनी में पर्सन, हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी. ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज एनी कमोडिटी फॉर सर्विस. अब इतनी जिसको जो चीज चाहिए वो पैसा है तो फटाफट एक्सचेंज कर सकता है. सो एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी. जो पैसे हैं तो पैसे जो मर्जी ले लो. अब एग्जांपल देखते हैं. अब ये कह रहा कि टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर. अब ये शू मैन्युफैक्चरर ये वाला, ही वांट टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय व्हीट. द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज. He has to produce for money and then exchange the money for wheat. ये तो बहुत इजी. अपने शूज है, वो गया मार्केट में बेचे, पैसे लिए, पैसे से उसको व्हीट चाहिए, व्हीट ले लेगा. तो बहुत इजी हो गया. Imagine how much more difficult it would be if the shoes manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. अगर मनी ना होती फिर क्या होना था? बड़ा मुश्किल होना था. क्यों, कैसे मुश्किल होना था? You would have to look for a wheat growing farmer who not only want to sell wheat but also want to buy shoes in exchange. मतलब कि उनको, उसको फिर ऐसा बंदा चाहिए होगा कि जिसको शूज भी चाहिए, वो wheat अपना बेचना भी चाहता है. तो it means when both the parties have to agree and sell by each other's commodity, this is called double constant of want. तो मतलब डबल कॉन्स्टेंट ऑफ वांट होना बहुत जरूरी है बार्टर सिस्टम में. जो इसको चाहिए वो इसको चाहिए, दोनों को एक दूसरे की कमोडिटी चाहिए तो ही एक्सचेंज कर सकते हैं. अगर ये शू है, शू मैन्युफैक्चरर है, इसको वीट चाहिए लेकिन वीट वाले को शूज नहीं चाहिए, तो तब भी कुछ दे वोंट एबल टू एक्सचेंज, तो प्रॉब्लम आएगी. तो ड्यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी.
मनी का फायदा क्या हो गया, अपना सामान बेचो, पैसे लो, पैसे जो चाहिए वो ले लो, जिससे मर्जी ले लो। तो ये चीजें हमारे हो गए। इसमें 3 क्वेश्चन हमने किए हैं। व्हाई ट्रांजैक्शन मेड इन मनी 1, व्हाट इज डबल कॉन्स्टेंट अमाउंट 2, व्हाट इज बार्टर सिस्टम 3। अच्छा, व्हाट इज द एसेंशियल फीचर बार्टर सिस्टम, डबल कॉन्स्टेंट अमाउंट। एसेंशियल फीचर भी लगा लो और डीमेरिट भी लगा लो। दिस इज आल्सो डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम। अब क्या है कि हाउ मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ चेंज। अब वो कह रहा है कि मनी करते हैं, मनी इज ए क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप टू एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कॉन्स्टेंट अमाउंट। मनी से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, डबल कॉन्स्टेंट अमाउंट वाली, ये सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है ना। अगर अब मनी शुरू होगी तो इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर ए फार्मर हु विल बाय हिज शूज एंड एट द सेम टाइम विल सेल हिज व्हीट। अब ये तो मनी से बहुत इजी हो गया, नहीं तो बहुत मुश्किल होना था। ऑल ही हैज टू फाइंड बायर चाहिए जो शूज बेचने वाला हुआ, शूज बेचे, पैसे लिए, उसके बाद फिर जो मर्जी। वंस ही हैज एक्सचेंज द शूज फॉर मनी ही कैन परचेज, जो भी उसको चाहिए वो कमोडिटी यूज कर सकता है। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पेपर में ये आया था कि व्हाई इज मनी कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मनी से हम लोग चेंज कर सकते हैं, सो इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा सेकंड टॉपिक, नीचे आ जाता है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं कि पुराने जमाने में क्या था, व्हाट वर द यू कैन से फॉर्म्स ऑफ मनी इन द ओल्डन एज, पुराने जमाने में। वो कह रहा है कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, आजकल तो कॉइन्स चल रहे हैं, ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड एज मनी अर्ली एजेस में। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द अर्ली एजेस। तो उसमें हम कहेंगे इंडिया यूज ग्रेन्स कैटल एज मनी। तो ग्रेन्स एंड कैटल वर यूज एज ए मनी। फिर उसके बाद फिर ग्रेन्स कैटल के बाद फिर क्या शुरू हो गया, फिर गोल्ड कॉइन आ गए, कॉपर कॉइन्स आ गए, ये सारा कुछ आ गया। सो दीज आर द, जो हमने ग्रीन पेन से मार्क किया है, सो दीज आर द अर्लियर फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या आएगा, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, जो आजकल चल रहे हैं। पेपर नोट्स एंड कॉइन्स है, ये आजकल मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आ जाता है। अच्छा, एक चीज और भी है कि अब देखो जैसे ये ग्रेन्स हो गए, है ना, कैटल हो गया, ग्रेन्स कैटल हो गए, ये कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स हो गए। अब सपोज करो कि ये वाली चीजें आजकल, जैसे मेरे पास गोल्ड से ये वाले कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन है या सिल्वर कॉइन है, मेरे पास गोल्ड कॉइन है। गोल्ड कॉइन ये मैं, अगर ये वाला गोल्ड कॉइन है, ये मोहर है, इसको मैं चलाना चाहूँ तो वैसे तो नहीं चलेगी, लेकिन एज ए गोल्ड इसकी वैल्यू है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है ना, ये पेपर नोट्स वगैरह है, तो इनकी अपनी कोई वैल्यू कोई नहीं है। अब देखो कि जो अर्लियर मनी, अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड इन द अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, सो दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, ना कोई यूज की है। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, इसका अपना यूज कोई नहीं है मॉडर्न करेंसी का। अब जैसे अभी 500 के और 1000 के नोट बंद हो गए हैं, जो अभी 2014 में बंद हुए हैं। अब वो किसी के पास वो नोट पड़े भी हुए हैं तो वो बेकार है, रद्दी है वो। अब ये अभी 2000 के पिंक वाले नोट हैं, अभी अगर रात को मोदी कह दे कि आज रात को 8 बजे से, है ना, ये गुलाबी 2000 वाले नोट बंद हो गए, चलो सारे मिट्टी, उसका कोई यूज ही नहीं है, रद्दी की रद्दी बन जाएगी वो तो सिर्फ। लेकिन अगर ये गोल्ड कॉइन चलते होते, अगर मोदी कहता है ये गोल्ड कॉइन बंद हो जाए, कोई बात नहीं, एज ए गोल्ड तो यूज हो जाएगा। तो मॉडर्न करेंसी इज विदाउट यूज ऑफ इट्स ओन। फिर क्वेश्चन आता है व्हाई दिस मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ चेंज।
फिर इसका कोई अपना कोई फायदा तो है नहीं है, इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज करते हैं, एक्सचेंज के लिए यूज क्यों करते हैं? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको यूज क्यों करते हैं? नंबर 1, बिकॉज दिस करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब गांधी वाले नोट है, अब हम वो यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिन्ना वाले नोट है वो यूज करते हैं। दूसरी कंट्री में कोई और जिसकी उनकी कंट्री का नेपाल में नेपाल के राज्य की फोटो है तो वो यूज करते हैं। तो बिकॉज दिस करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि आपने यही नोट यूज करने, दूसरे नोट नहीं चलेंगे। फिर इन इंडिया, सेकंड पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो आरबीआई नोट यूज कर रहा है, बना रहा है, वही यूज कर सकते हैं हम लोग। दूसरे नोट को यूज हम कोई चला ही नहीं सकते, अपने घर के नोट बना के वो हमारे चलेंगे नहीं। फिर और क्या है, नो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू नोट्स, ना कोई बना सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये जो कलर, चाहे कलर हमको पिंक वाला, ग्रीन वाला, ऑरेंज वाला, चाहे हमको कलर पसंद है चाहे नहीं पसंद है, लेकिन हमको वही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। फिर मोर ओवर लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ मनी एज ए रूपी, लॉ कहता है यही यूज करना है आपने। एंड नो वन कैन रिफ्यूज टू सेटल ट्रांजेक्शन इन मनी। हम किसी को पैसे देंगे तो उसको वो पैसे इंडिया में लेने ही पड़ेंगे। तो किसी को हमने पैसे देने हैं तो हम कहते हैं उसको, मेरे पास ये नोट है, ये ले लो गांधी वाले, ये पिंक वाले। तो वो कहता, अगर वो कहता है नहीं पिंक कलर मेरे को पसंद नहीं है, मैंने ले ले, तो हम कहें भाई तेरे को यही लेने पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है और। ठीक है, सो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज टू टेक पेमेंट मेड इन रुपीज, हेंस rupee is accepted as a medium of exchange. So these are the reasons why money is accepted as a medium of exchange. चाहे कागजों की कोई वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स लेने के लिए, देने के लिए, है ना, तो ये नोट ही काम आते हैं। इनका एक ही मोटिव है बस, खाली सामान को एक्सचेंज करना, और इनका कोई काम नहीं है। अगला हमारा आता है कि डिपॉजिट्स विद द बैंक। अब जैसे मेरी सैलरी है, अब मेरी सैलरी जितनी भी सैलरी आती है तो उसमें क्या है कि सारे पैसे तो मेरे को चाहिए नहीं। अब सपोज 50,000 आती है तो 50,000 तो मेरे को भी, अभी सपोज कल सैलरी आई है 50,000 आई है, तो अगर मेरे को उतनी तो नहीं चाहिए सारी एक दिन में, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिपॉजिट दैट मनी। मेरे को अगर सपोज 10,000 चाहिए, आई विल कीप 10,000 विद मी एंड रिमेनिंग मनी आई विल डिपॉजिट इन द बैंक। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई सैलरीड पीपल दे डिपॉजिट मनी इन द बैंक। उसके 2-3 रीजन है। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू पीपल डू विद एक्स्ट्रा कैश। वो एक्स्ट्रा करते क्या है वो लोग, दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट इन देयर नेम, बैंक में कराते हैं। ठीक है, अब उनको फायदा क्या होता है, तो बैंक पे करता है उनको, इंटरेस्ट पे करता है उनको, पैसे इंटरेस्ट मिलते हैं, मोर ओवर उनके पैसे भी सेफ हो जाते हैं। तो इसलिए ड्यू टू these 2 reasons they get interest and their money is safe, that's why people deposit money in the banks. So अब क्या है, people also have the provision to withdraw the money whenever they required. Since जो the deposit in the bank's account can be withdrawn on demand, so these are also called demand deposits. पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिपॉजिट्स इन द बैंक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, बिकॉज दे कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट के जैसे हमारा है एक और एसेंशियल फीचर क्या है कि ये डिमांड डिपॉजिट जो हमने जमा कराया बैंक में, तो ये हमारी हेल्प करते हैं। मनी का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो डिमांड डिपॉजिट्स जैसे चेक वगैरह हो गए, सो दे आल्सो डू इम्पोर्टेंट फीचर दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि हमने किसी को देना है पैसे तो वो चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ये चेक बना हुआ, यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा चेक, पापा के पास भी चेक बुक होती है। चेक मतलब जिसको चेक देना है, प्रेम कुमार को चेक इशू किया करके 57,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये उसने कहा कि जिसने चेक, अब पेपर में 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है व्हाट इज चेक। ए चेक इज ए पेपर instructing the bank, ordering the bank to pay a specific amount, 57,000 rupees, from the person's account, मेरे अकाउंट से निकाल के
to the person whose name is name the check has been issued. प्रेम कुमार के नाम पे चेक है, तो इसको मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के प्रेम कुमार को दे दो 57,000 रुपीज। सो दिस इज चेक। तो चेक के ये हैं सारे फीचर्स हैं सारे चेक के, ठीक है। द मॉडर्न, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड। तो ये सारे क्या है जो हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ, अब पेपर में आपको आया था कि डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, चेक हो गए है ना, हमारी चेक बुक्स होगी और जो भी एफडीज वगैरह होगी सारे, ये क्या है हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं जो हमने पैसे बैंक में जमा कराए हुए सारे। सो उसके बाद अभी एक टॉपिक पर करा रहा हूँ लोन एक्टिविटीज विद द बैंक, देन विल डिस्कस। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ करके कि व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब हमने क्या करता है बैंक में, मैंने अकाउंट खुलवाया, आपने खुलवाया, पापा ने खुलवाया, मम्मा ने खुलवाया, वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक। तो बैंक के पास रोज भी 2, 3, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपीज आते हैं, ऐसे सारे बैंकों में आते हैं। तो बैंक उस पैसे का क्या करता है, वो तो कागज के टुकड़े ही है ना, दे आर ओनली पीस ऑफ पेपर्स। तो व्हाट द बैंक डू विद दैट पेपर्स, वो कागज के टुकड़ों को करता क्या वो। तो वैसे तो उनका कोई फायदा कोई नहीं है। अब बैंक क्या करता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। वो क्या है कि बैंक कीप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देम। अब फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज करो बैंक के पास 100 करोड़ रुपीस हैं, तो बैंक क्या करेगा, या सपोज एक दिन में बैंक के पास 10 करोड़ रुपीस आते हैं, तो बैंक क्या करेगा 15%, मतलब 10 करोड़ का 15% हो गया 1.5 करोड़ हो गया, थिंक सो। तो इतना 1.5 करोड़ रुपीस या 15 लाख हो गया, जितना भी हो गया, आई थिंक 1 करोड़ का 15 लाख हो गया। चलो 1 करोड़ लेते हैं। सपोज SBI बैंक है, उसके पास अभी 1 करोड़ रुपए आज जमा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसका 15%, 1 करोड़ का 15% हो गया 15 लाख रुपीस अपने पास रखेगा। बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड 15%, 15 लाख रुपए अपने पास रखेगा। वो क्यों रखेगा 15 लाख रुपया? दिस इज कीप एज ए मनी टू पे द डिपॉजिटर्स विच मे माइट कम टू विड्रॉ द मनी। अच्छा, बाकी पैसे का क्या करेगा बैंक, ठीक है। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। अब 85 लाख बैंक के पास 1 करोड़ रुपया आया, 15 लाख रुपए बैंक ने क्या किया, अपने पास रख लिया। क्यों रखा? कि जिन लोगों ने पैसे जमा कराए हैं वो वापस तो मांग सकते हैं, ठीक। और फिर 15 लाख रख लिया, बाकी 85 रुपीज बैंक क्या करता है, लोगों को लोन दे देता है, ठीक है। तो लोन दे दिया 85 रुपीज। अब लोन क्यों देता है बैंक? बैंक लोन इसलिए देता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, मुझे को डिपॉजिटर को बैंक देगा से 6% इंटरेस्ट देगा, ठीक है। और कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, सपोज कावीन है, अब उसने बैंक से लोन लिया, तो बैंक उससे उसको लोन बैंक दे रहा है, तो बैंक उससे लेगा सपोज 16% लेगा उससे, तो मतलब 10% बैंक एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स व्हाट दे ऑफर टू डिपॉजिटर। मेरे को तो 6% दिया है, कवीन से वो ले रहे हैं 16%। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब कि मेरे को 6% दे रहे हैं बैंक वाले, कवीन से 16% ले रहे हैं, टोटल 10% का उनको बेनिफिट हो रहा है। जो 10% का बेनिफिट हो रहा है ना, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक्स। तो बैंक वालों ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देनी है, एसी के खर्चे हैं और ट्यूबलाइट्स हैं, बिजली का खर्चा है, जो भी है, मशीन्स है, कंप्यूटर्स हैं, ये सारे खर्चे बैंक वाले कहाँ से करते हैं? अपना प्रॉफिट हो गया, वो जो ये डिफरेंस है ना, यहाँ से लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक्स। क्या मेन सोर्स क्या है? ये वाला है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो ये वाला है
टॉपिक हमने सारे कर लिए। अब आपके मन में देयर माइट बी सो मेनी क्वेश्चंस, तो अब मैं आई एम गोइंग टू आस्क, मैं तो उसको रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आप मेरे को यू कैन आस्क। ओके, टिल हियर नो डाउट, आगे चलते हैं। अब 18 मार्च को लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था, 2 सेट्स में आया था, क्योंकि 3 सेट आते हैं बोर्ड में, आते थे, अभी तो पता नहीं क्या होना है। ठीक है, तो एक तो आ गया कि ये क्रेडिट्स, एक ऊपर आया था, एक फर्स्ट वाला आया था, एक सेकंड वाला आया था। ये है क्या? क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स होता है लोन। ठीक है, क्रेडिट मीन्स लोन। अब क्या है कि क्रेडिट होता है लोन, मीन्स क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, या पेपर में आ जाएगा व्हाट इज लोन या क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरर with money, goods or services in return for the promise of future payment। मतलब मैंने किसी से पैसे उधार लिए, बैंक से लिए, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि वो बैंक लेंडर है, आई एम बोरोर, कि मैंने बोरो किए हैं। तो मैं जो लेंडर बैंक है, मैंने उसको प्रॉमिस किया कि ठीक है, जो मेरे एक फिक्स पीरियड के बाद फिक्स अमाउंट आई डिपॉजिट यू, मैं वापस भी करूंगा। तो वो जो ये एग्रीमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट और लोन। अब लोन अच्छी बात है कि बुरी बात है, लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है। कुछ लोग कहते हैं कि लोन लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि लोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो विल सी 2 सिचुएशंस। एक सेट में आया था, अब ये वाले जो फर्स्ट सिचुएशन है, तो ये है पॉजिटिव सिचुएशन। जो नीचे वाली सिचुएशन है, इट इज नेगेटिव सिचुएशन। तो इसका पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि क्रेडिट प्लेज ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन पॉजिटिव रोल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो दिस इज पॉजिटिव रोल। तो ये जो नीचे वाली एग्जांपल है, सपना वाली नेगेटिव रोल है। इसका क्वेश्चन ये वाला आया था, क्रेडिट pushes the borrower in a situation from which recovery is very painful. This is negative role of the credit। ऊपर वाला मेरिट, ये डीमेरिट, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है, क्रेडिट और मेरिट डीमेरिट भी आ सकता है। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है कि अब क्या हो गया, एक बंदा था, सलीम करके बंदा है, तो उसको ऑर्डर मिल गया, 3000 शूज का ऑर्डर मिल गया। ठीक है, उसे 1 मंथ में देना है। ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया, कुछ वर्कर्स हायर कर लिए, उनको बोला कि स्टिच करो, मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। लोन हो गया एक किस्म का। ही परचेज रॉ मटेरियल लिया उसने। ठीक है, रॉ मटेरियल वाले को बोला मेरे को दे दो रॉ मटेरियल, मैं पैसे ऑर्डर के बाद दे दूंगा आप लोगों कंप्लीट होने के बाद। सलीम obtain 2 सोर्स लिए। फर्स्ट ही asked the leather supplier to supply leather now and promised to pay him later. Second, loan in cash from the large trader, जिसने उसको 3000 शूज का ऑर्डर दिया है, उसको बोला कि मेरे को 100 शूज एडवांस में उसका लोन दे दो, बाकी पैसे मैं बाद में ले लूंगा। तो उसने फिर क्या किया, शूज बनाकर डिलीवर कर दिए। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर एंड मेक ए गुड प्रॉफिट एंड रीपे द, जिसका लोन दे रहे थे लेदर वाले को, उसके पैसे वापस कर दिए। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड, सलीम obtained credit to meet the working capital, और उसको बहुत बेनिफिट हो गया। एंड इन दिस केस जो लोन प्ले ए वेरी वाइटल एंड पॉजिटिव रोल। ये तो पॉजिटिव रोल ऑफ लोन आ गया 5 मार्क्स में, अगर आपको आता है। अब नेगेटिव रोल में क्या आएगा, नेगेटिव में स्वप्ना की एग्जांपल आ गई है। स्मॉल फार्मर है, उसने क्या ग्राउंड लगाई थी, लेकिन लोन लेके लगाई थी, मनी लैंड से लोन लिया था। अब क्या हो गया कि अच्छे होएगा, लेकिन क्या हो गया, मीनवाइल और सीजन हर क्रॉप इज हिट बाय द पेस्ट, सारी क्रॉप फेल होगी। स्वप्ना ने स्प्रे किया, सब फिर फेल हो गया आके। एंड शी इज अनेबल टू रीपे द लोन टू मनी लैंडर, डेट उसका इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट ईयर फिर उसने लोन लिया, फ्रेश लोन लिया, क्रॉप्स ग्रो की, अभी उसकी बट फिर भी 100 क्रॉप्स हुई, ज्यादा अच्छी नहीं हुई,
and money was not enough to cover the old loan. So she caught in debt. कर्जा हो गया उसके ऊपर. She has to sell part of her loan land to pay off the debt. कर्जा उतारने के लिए उसको लैंड बेचनी पड़ी. तो इन स्वप्ना's केस क्रॉप्स फेल होगी, लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल हो गया. शी हैज टू सेल लैंड. तो इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द हर अर्निंग्स, ठीक है, हर कंडीशन बिकम वर्स. So this is an example where credit pushes the borrower in a situation from where recovery is very painful. This is negative role of the loan. Two examples हैं. फिर पेपर में जनरली 1 मार्क्स में आया था कि लोग लोन लेते क्यों हैं. जो मेन जो लोग लोन लेते हैं वो करते हैं सीड्स परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इन चीज़ों के लिए लोग लोन लेते हैं. ये है मेन रीजन ऑफ द लोन. अब क्वेश्चन ये आता है कि लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. वन सिचुएशन वो बड़ी हेल्पफुल हो गया, दूसरी सिचुएशन में नुकसान हो गया. अब क्या करें, लोन ले कि ना ले. वो ये कह रहा कि अब आपने लोन लेना कि नहीं लेना है, तो वो तो डिपेंड करता है कि whether credit would be useful or not. It depends on the risk in the situation, whether there is some support in case of loss. कि अगर तो आपके पास अगर नुकसान होता है तो आपके पास बैकअप है कि नहीं है. अगर तो बैकअप प्लान है फिर तो ठीक है, लोन ले लो. अगर खाली अगर लोन लेके सारा काम कर रहे हो और बैकअप कुछ है नहीं करके, तो फिर इट इज रिस्की. फिर तो लोन लेना थोड़ा सोच के ले बंदा. फिर हमारा एक ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोलैटरल. व्हाट इज कोलैटरल. अगर 1 मार्क्स पेपर में आना आएगा तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इट इज एन एसेट दैट बोरोअर ओन्स एंड यूज दिस एज ए गारंटी टू लेंडर. इट इज कॉल्ड डैश कोलैटरल. If the borrower fails to repay the loan, the lender has a right to sell the collateral to obtain the payment. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जैसे बैंक से हमने लोन लेना है या किसी भी लोन लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा XYZ कोई बैंक से लोन ले रहा है, तो बैंक वाले उसको ऐसे ही फ्री में लोन नहीं दे देंगे. तो अपने कुछ गारंटी रखेंगे. गारंटी में भी उसके कोई घर की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री रखेंगे, कोई शॉप है, फैक्ट्री है ना, और फिर कोई इंडस्ट्री है, कोई उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखेंगे अपने पास, एज गिरवी रखेंगे एज ए गारंटी. वो जो डॉक्यूमेंट्स एज ए गारंटी हम लोग रखते हैं, सो दैट गारंटी इज कॉल्ड कोलैटरल. अगर कोई बंदा ने लोन लिया है तो वो वापस नहीं करता है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, अगर उसने अपना घर गिरवी रखा है तो फिर वो बैंक वाले उसको घर को बेच के अपने पैसे पूरे ले लेंगे. सो दिस इज कॉल्ड कोलैटरल. अब आ गया नेक्स्ट वाला. तो इसमें वो ये कह रहा है कुछ एक वर्ड 1 मार्क्स में आता है कि डिफाइन टर्म्स ऑफ क्रेडिट. टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जब हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ों को मिला के हम लोग कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट. कि जैसे फॉर एग्जांपल वो ये कह रहा कि ये हाउस है, किसी ने लोन, मेगा हैज टेकन ए लोन ऑफ 5 लाख रुपीज, ठीक है, फ्रॉम द बैंक. लोन लिया 5 लाख रुपीज का. इंटरेस्ट कितना उसका 12% इंटरेस्ट है. फिर कितने सालों के लिए उसने 10 ईयर्स के लिए है. मंथली इंस्टॉलमेंट है. मेगा ने फिर डॉक्यूमेंट्स क्या दिए बैंक को, डॉक्यूमेंट्स शोइंग एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, वो डॉक्यूमेंट दिए. सैलरी अपनी शो की मेरी कितनी सैलरी है वहाँ पे, तो ये डॉक्यूमेंट दिए. बैंक ने रिटेन किया कि उसके घर के डॉक्यूमेंट से, और जो न्यू घर परचेज किया उसने, उसके घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री है, उसको रख लिया एज ए कोलैटरल. तो वो उसको कब मिलेगी कि जब मेगा पैसे वापस कर देगी, तो उसमें उसको फिर बाद में रजिस्ट्री वापस मिल जाएगी, तो लोन दे देगी विद इंटरेस्ट, लोन वापस कर देगी. तो अगर वो हमसे पूछता है कि लोन अमाउंट हम ये आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लोन अमाउंट भर देंगे. यहाँ पे सपोज 12 लाख रुपीज नहीं 5 लाख रुपीज लोन आ गए. ड्यूरेशन जितनी देर के लिए उसने लोन लिया है, 10 ईयर्स के लिए लोन लिया है. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड,
डॉक्यूमेंट्स आगे उसके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सैलरी, इंटरेस्ट रेट 12%, मोड ऑफ पेमेंट मंथली, कोलैटरल, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द न्यू हाउस। तो ये चीजें होती है, ऑल दीज थिंग्स, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, मोड ऑफ पेमेंट, इट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसको कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है जी। तो ये तो सिंपल रीड ही करना है आप लोगों ने कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट कि डिफरेंट डिफरेंट, ये 3-4 एग्जांपल दिए हैं कि विलेजेस में जो लोन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो फार्मर्स होते हैं, मनी लैंडर्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लेते हैं, वो तो 60% पर एनम तक ले लेते हैं, 5% मंथली, 60% पर एनम, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा कैसे हो गया? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक लोन लिया हुआ है, बैंक लोन, मेरा बैंक लोन है 8.5 पर एनम। 8.5 अगर मतलब मैंने 8 लाख रुपीज लिया है, 8 लाख, अगर मैंने 10 लाख रुपीज लिया है, 10 को छोड़ 1 लाख, अगर मैंने 1 लाख रुपीज लोन लिया है तो मेरे को 8,000 रुपीज एनुअल इंटरेस्ट देना उसका। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर ये 60% ले लो, इट मीन्स अगर एक उसने अगर इस रेट पे इंटरेस्ट होएगा, तो अगर 1 लाख इंटरेस्ट लिया है ना, तो 1 साल बाद 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कहाँ बैंक से लो तो 8,000 रुपीज देने पड़ेंगे, मनी लैंडर से लोगे तो 60,000 रुपीज देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो इट मीन्स कि जो मनी लैंडर से हम जो लोन लेते हैं वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होता है, और जो बैंक से लोन लेते हैं वो सस्ते रेट पे होता है, वो अच्छा होता है। तो इन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं कि कितना कितना लोन क्या बैंक से कितना मिलता है, कितना डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये आपने रीड करनी है कि जो लोन लोग कहाँ कहाँ से लोन लेते हैं विलेज के लोग और क्यों लेते हैं। और कुछ एक एग्जांपल है कोऑपरेटिव्स। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? जैसे वेरका हो गया, अमूल हो गया, है ना, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव होती क्या है कि ये होता है कि जो अपने सारे पैसे वो इकट्ठा, सारा कुछ इकट्ठा मिलकर यूज करते हैं सारा। एग्जाम्पल है यहाँ में कृषि कोऑपरेटिव में पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल है कृषि कोऑपरेटिव। अब पेपर में इसका क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज कोऑपरेटिव? मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव दे पूल देयर रिसोर्सेज, अपना सामान सारा इकट्ठा करते हैं फॉर कोऑपरेशन इन द एरियाज। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने सीड्स लेने हैं या फर्टिलाइजर लेने हैं, अगर हम लोग वी आर 10 फार्मर्स, 10 फार्मर्स, हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी को एक को कावीन को चाहिए 10 kg सीड, 10 kg फर्टिलाइजर चाहिए, नमन को 20 kg चाहिए, ठीक है, रूहानी को 50 kg फर्टिलाइजर चाहिए, सिद्धू को 100 kg चाहिए, मेरे को 10 kg चाहिए, कुल मिला के सपोज हमारा होगा 300 kg होगी फर्टिलाइजर, है ना। तो अगर तो मैं अकेला लेने जाऊंगा 10 kg या 20 या 50 kg लूंगा तो वो मेरे को महंगी पड़ेगी। अगर सारा इकट्ठे लेके 300 kg इकट्ठी हमने फर्टिलाइजर लेनी है तो वो हमको सस्ती पड़ेगी। तो सारे जो मिलके ऐसे इकट्ठा परचेज करते हैं तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव्स। ऐसे सामान है जैसे हमने प्रोड्यूस किया है, जैसे ये पोटैटोज हैं, पोटैटोज प्रोड्यूस किए, मेरे पोटैटोज 50 kg हो गए हैं, है ना, तो किसी के 100 kg, किसी के 200 kg, इकट्ठे मिलकर पोटैटोज बेचेंगे तो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग बिकेंगे, महंगे रेट पे बिकेंगे। तो ऐसे जो काम मिलके काम करते हैं उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स। एग्जाम्पल दिया कृषि कोऑपरेटिव्स एक है, वो उसमें 2300 फार्मर्स हैं देखा एज ए मेंबर्स, वो सारे मिलके फिर ऐसे काम करते हैं, इकट्ठे लोन लेते हैं, इकट्ठा अगर ट्रैक्टर लेना है इकट्ठा मिलकर ट्रैक्टर लेंगे, उनको सस्ता पड़ेगा, है ना। तो ये सब लोन लेते हैं। एक सिंपल रीडिंग लेना, व्हाट आर कोऑपरेटिव्स, एक्सप्लेन कृषि कोऑपरेटिव्स। ठीक, और उसके बाद अब आ गया कि लोन है, फिर लोन लेने के तरीके कहाँ कहाँ से हैं। लोन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लोन। लोन हम 2 जगह से लेते हैं, एक तो फॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर होता है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, इसको ध्यान से समझना।
बैंक्स और कोऑपरेटिव्स ये फॉर्मल सेक्टर है, और दूसरा सेक्टर है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे आते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये हो गए इनफॉर्मल। ठीक है। अब फॉर्मल सेक्टर में लोन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, लेकिन जो इसमें है मनी लेंडर्स है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो यहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आप लोगों से अभी जब चैप्टर भी फिनिश होएगा तो आई विल आस्क यू क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। तो आपने मुझे डिफरेंस बताने हैं, 3-4 डिफरेंस। अब इसमें यह कि जो आरबीआई है तो वो सुपरवाइज करता है सारे बैंकों को कि फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, मनी लेंडर्स को दिस नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द लोन एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। मनी लेंडर को कोई चेक नहीं करता, उनकी मर्जी है, किसी को वो 10% पे दे दें, किसी को 20 पे, किसी को 30 पे, उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी दे। तो आरबीआई सारे बैंकों का ध्यान रखता है। उनको क्या बोलता है आरबीआई, उनको बोलता है कि टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस 15% आपने अपने पास रखना ही रखना है। आरबीआई सारे बैंक को रिपोर्ट देते हैं। आरबीआई सीक टू वो आरबीआई कहता है कि आप लोगों ने खाली अमीरों को लोन नहीं देना है, स्मॉल कल्टीवेटर्स, गरीबों को भी लोन देना है, ठीक है। periodically banks have to submit information to RBI how much loan they have lending to whom at what rate of interest, किसको लोन दिया है, कितना दिया है, at what rate of interest दिया है। तो आरबीआई मतलब क्या करता है, आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। जैसे पापा हमको चेक करते हैं कहाँ पे गया था, क्या खाया क्या नहीं पिया, सारा पापा पूछते हैं, इस तरह से आरबीआई सारे बैंकों को पूछता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, मनी लेंडर्स वगैरह में नो वन चेक्स, ठीक है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स। जितना मर्जी गफला करे, जितना मर्जी करे, कोई नहीं उनको रोकने वाला उनको। फिर अब दोनों को देख के क्वेश्चन ये आता है कि ज्यादा लोन तो फिर बैंक्स को देना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाई बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि वाई बैंक्स एंड, यहाँ पे हम लोग वाई लिख देते हैं, वाई बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर। तो ये बैंक वाले बैंकों को लोन ज्यादा देना क्यों चाहिए करके, क्योंकि जो मनी लेंडर्स हैं उनकी हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। इट मीन्स अगर वो महंगा देते हैं, महंगा देंगे तो फिर अब लोन इतना ज्यादा वापस कौन करेगा करके। अ पर्सन हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस, वो तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होएगा करके उसका, ठीक है। So it means people who might to wish to start their enterprise business by borrowing money, they won't able to start because of the high cost of borrowing, क्योंकि इतना महंगा लोन कौन लेगा। तो इसलिए that's why banks, for these reasons banks and cooperative societies need to lend more। बैंकों को ज्यादा लोन देना चाहिए, बैंकों का ही फायदा है। फिर लोग लोन क्यों लेते हैं, पेपर तो जनरली बेस में लोग लोन, पीपल यूज्ड टू टेक लोन फॉर वैरायटी ऑफ नीड्स। लोग लोन लेते हैं अपने, किसी ने फर्टिलाइजर लेनी है, सीड्स लेने हैं, है ना, दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, कुछ भी करना है, उसके लिए लोग लोन लेते हैं। तो ये इन्होंने ग्राफ का पाई चार्ट है, पाई चार्ट में इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे पूर हाउस होल्ड, जितने भी गरीब लोग हैं वो मनी लेंडर से लोन लेते हैं, ठीक है। और जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग हो गए जैसे नीरज मोदी, है ना, और जो कौन सा वो एयरवेज वाला था, नाम भूल गया उसका, ठीक है। तो वो भी ऐसे अमीर लोग, बड़े बड़े लोग तो हैं वो बैंकों से लोन लेते हैं, गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पुअर हाउस होल्ड, ठीक है, आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, व्हाई इट इज सो। मतलब कि बैंकों का लोन सस्ता है, जो इनफॉर्मल सोर्सेज मनी लेंडर्स हैं वो महंगा देते हैं, फिर भी जो गरीब लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड, पुअर फैमिलीज, दे स्टिल डिपेंड अपॉन इनफॉर्मल सोर्सेज, मनी लेंडर से लोन लेते हैं। उनसे लोन लेते ही नहीं बैंकों से। वो क्यों नहीं लेते हैं, रीजन क्या है। नंबर 1, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। फिर क्या है, अगर प्रेजेंट भी है तो गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक
इट इज मच मोर डिफिकल्ट। गरीबों के लिए पंगे बहुत होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है। बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलैटरल। एब्सेंस ऑफ कोलैटरल मतलब वो गारंटी होती नहीं उनके पास देने के लिए कुछ, दिस मेन रीजन, फिर वो मनी लेंडर के पास चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मनी लेंडर्स के होते हैं, दे नो द बोरर पर्सनली, बोले कि मनी लेंडर को पता है गांव का बंदा ही कहाँ जाएगा, तो दे विलिंग टू गिव हिम लोन विदाउट कोलैटरल, बिना पैसे, ठीक है तो ले जा, यहाँ पे अंगूठा लगा ले जा पैसे। अगर उसको दोबारा पैसे चाहिए, ही कैन अगेन गो टू मनी लेंडर कि मेरे को दोबारा पैसे थोड़े से और दे दो, तो उसको दे देता है। तो इसलिए क्या है, मोस्टली लोग जो वो क्या जाते हैं, वहीं पे जाते हैं, मनी लेंडर के पास जाते हैं। पर हाउएवर द मनी लेंडर्स क्या करते हैं, दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस, हरास द पुअर पीपल, मारते भी हैं जो लोग पैसे नहीं देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, जो पुअर पीपल दे गो टू मनी लेंडर्स। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द चैप्टर। क्वेश्चन हमारा है, ये वाला टॉपिक है, ये वाला सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको एसएचजी कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, या इसको कहते हैं एसएचजी। राइट ए नोट ऑन एसएचजी। अब एसएचजी है क्या, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ देखो, ये विलेज की जो आंटियां हैं, बीच में एक दो अंकल भी होते हैं, मेजोरिटी फीमेल्स ही होती हैं, तो वो मिलके अपना जैसे किट्टी डालते हैं, ऐसे पैसे डाल देते हैं। ए टिपिकल एसएचजी हैज 15 to 20 मेंबर्स, आसपास पे विलेज की होते हैं, तो वो क्या करते हैं, 25 to 100 रुपीज सेव करते हैं पर मंथ, जमा 25, कोई 30, कोई 40, 50, 100 अप टू 100 डिपॉजिट कराते जाते हैं, ठीक है। द ग्रुप फिर क्या मेंबर्स, जब इनके पास जैसे जब अगर सपोज 50 मेंबर्स हैं, अगर 100 दे रहे हैं, तो कम से कम लगा लो तो 5000 रुपीज हो गए, तो 1 मंथ में 5000 हो गए, तो 2-3 मंथ में 15,000 रुपीज हो गए हैं। फिर क्या करता है, मेंबर कैन टेक लोन फ्रॉम द ग्रुप टू मीट द नीड्स। अब इसमें से किसी को भी एक आंटी को लोन चाहिए 1000, 5000, 2000, 3000, तो वो उनको लोन दे देते हैं, फ्री में नहीं देते हैं। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द लोन, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। जो मनी लेंडर लेते हैं ना, तो उससे कम ही होता है, फिर वो बैंक में पैसे जमा करा देते हैं, ठीक है। और जो जितने भी लोग लोन, जो विलेज के लोग हैं, लोन क्यों लेते हैं, टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स, घर बनाने के लिए, हाउसिंग मटेरियल्स, ये ना मशीन्स लेने के लिए, कैटल लेने के लिए, ये पर्पज के लिए लोन लेते हैं। अब मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग लोन, कि किसको लोन देना है किसको नहीं लेना है, मेंबर्स डिसाइड करते हैं। द ग्रुप डिसाइड्स द लोन टू बी ग्रांटेड, द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड, किसको लोन देना है किसको नहीं देना है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है ना। तो कौन डिसाइड करता है, ग्रुप के मेंबर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब अगर किसी को ज्यादा लोन चाहिए तो क्या करते हैं, लेकिन कोलैटरल तो है नहीं करके, तो फिर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लोन। एनी केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एनी मेंबर इज फॉलोड वेरी सीरियसली। कोई भी मेंबर लोन नहीं देता है, अगर एक आंटी ने लोन दे दिया, वो वापस नहीं कर रही है, तो सारी आंटियां उसके पीछे पड़ जाएंगी, क्यों भी क्या बात है, तो लोन ले तो लिया था, वापस क्यों नहीं कर रही, लोन वापस कर दे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं हम, हैं आगे से लोन नहीं मिलेगा, ऐसे उनको बोलती है। तो ऐसे वो फिर सबको लोन वापस करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, बैंक्स आर विलिंग टू गिव लोन टू द पुअर वुमेन, ठीक है, इवन दो दे हैव नो कोलैटरल। तो अगर किसी आंटी के पास कोलैटरल नहीं है, तभी बैंक वाले उससे, अगर एसएचजी कहते हैं इसको लोन दे दो, तो बैंक वाले लोन दे देते हैं। क्यों, बैंक वालों को पता है कि एसएचजी वाली आंटियां लोन वापस करवा ही देंगे हमारा। फिर और यहाँ पे क्या होता है कि जो जितने भी एसएचजी है ना करके, एसएचजी, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रूरल। मतलब
विलेज का मेन पार्ट है। कैसे कि इसका एसएचजी का फायदा ये हो गया कि आंटियां सारी बैठती हैं, वो अपना लोन लेके दे बिकम सेल्फ रिलायंट, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, दे डिस्कस, इट इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस देयर वेरियस इश्यूज लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, घर में कोई झगड़े हो रहे हैं, कोई हेल्थ है, कोई बच्चा बीमार है, कोई खाना पीना किसी के पास है नहीं है, तो सारी डिस्कशंस हो जाती हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएचजी। ये टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक है, तो इसमें कुछ ना कुछ आ ही जाता है। पेपर में आपको अगर 1 मार्क्स वाले आने हैं, फुल फॉर्म आ जाएगी, फिर पूछ लेंगे कि कितने मेंबर होते हैं, कितना पेमेंट करते हैं, है ना, किस पर्पज के लिए लोन लेते हैं लोग क्यों लेते हैं लोन, है ना, तो वहाँ इश्यूज कौन से डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ भी आ सकता है। और ये 1 मार्क्स का आ गया, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो इसका ये क्वेश्चन आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ये ही वाज द फाउंडर। तो ये था कि इसने बांग्लादेश में एक फीमेल्स के लिए बैंक खोला था। तो ही गॉट, इस पे क्यों कह रहा है कि बिकॉज इन 2000 ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे है। तो ये इसको रीड कर लेना बस खाली। तो बाकी तो इसका मेन क्वेश्चन यही है कि हु वाज द फाउंडर एंड उसको क्या प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर होल चैप्टर। चैप्टर 3 इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। अगर वंस यू टेक रीडिंग, अगर आप एक रीडिंग लेते हो तो आपको आराम से सारा चैप्टर समझ आ जाएगा, 1-2 रीडिंग लेके पेपर पढ़ के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यू कैन टेक योर डाउट्स इन द क्लास। कोई डाउट्स वगैरह है तो आप क्लास में डाउट्स आप शेयर कर सकते हो डाउट्स।